जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक आपका टाइटल जो है इट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और इन अदर वर्ड्स इट मीन्स हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हिंदी में चलेगा ना? यस सर, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा इश्यू जो है हम लोगों को मोस्ट ऑफ अस जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग यहाँ डीफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जो लोग फार्मेसी जिनके पास होगी डीफॉर्म है। यस सर। मोस्टली आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी शॉप्स होंगी, हैं कुछ बच्चे जिनकी शॉप्स हैं या उनके रिलेटिव्स की शॉप हैं। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ शॉप, इट इज एनालाइजिंग द मार्केट। अगर आप सब लोग डीफॉर्म कर रहे हैं और अगर मैं अब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वी हैव अराउंड 1,65,000 सीट्स। तो जैसे आप सेकेंड ईयर से पास आउट करके जाओगे तो 1,65,000 जो डीफॉर्म पास आउट्स हैं वो आपके साथ होंगे। ठीक है, 1,65,000 डीफॉर्म और इसके साथ साथ आपके जो बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं करीब करीब 1 लाख वो भी हैं। तो 2,65,000 जब बच्चे एक साथ जो आपका डी फॉर्म का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे मार्केट में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू गेट अ जॉब। ठीक है, सभी को तो जॉब नहीं मिल पाएगी। अब जो जॉब नहीं मिल पाएगी तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें अपनी शॉप खोल लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ अस हम सोचते हैं कि भाई चल दुकान तो खोल लेंगे, लेकिन दुकान खोल लेना, सिर्फ दुकान खोल लेना एक सॉल्यूशन नहीं। आपको सपोज एक मार्केट है, आपकी दुकान भी अपनी है लेकिन उसके सामने 4 दुकानें और हैं, हॉस्पिटल भी बगल में। तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि क्या क्या चीज़ हम कंसीडर करें बिफोर गोइंग या बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो वो चीज़ें हम यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कि मोर ओवर डी फॉर्म जो है इसमें रिसर्च का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो आई एम डिस्कसिंग ओनली जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आपका रिटेल फार्मेसी है, होलसेल फार्मेसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपना खुद का कंपनी खोलना चाहते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के खुद बेचना चाहते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आप कंसिडर करें बिफोर ओपनिंग अ बिजनेस। ठीक है, क्योंकि बिजनेस सब खोल लेते हैं, पैसे से सब कुछ खुल जाता है, लेकिन वो चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आपको कौन कौन सी चीजें कंसिडरेशन रखनी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट स्लाइड में हम देखें, स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है? स्टार्टअप का मतलब है कि आपने कुछ नया शुरू किया। जनरली स्टार्टअप का मतलब नए का ही होता है कि भाई आपने कुछ नया शुरू किया जो आपका खुद का है और विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू हैव क्रिएटेड अ बिजनेस, और उसको फिर आपको ग्रो कराना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तभी आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक एंटरप्रेन्योर का टैग मिलेगा, और अदरवाइज एक दुकान वाला मान के आपको कंसिडर किया जाएगा कि भाई दुकान तो कोई भी खोल लेगा। ठीक है, दुकान के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होगा जो दुकान खोलने से पहले सारी चीज़ों को कंसिडर करे कि कहाँ दुकान खोलनी है, कैसे दुकान खोलनी है, किस चीज़ की दुकान खोलनी है। सिंस वी ऑल आर फार्मेसी स्टूडेंट्स, तो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम रिटेल फार्मेसी। जो स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, रिटेल फार्मेसी मोस्टली हम लोगों ने सोचा है कि हम रिटेल फार्मेसी शुरू करें। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास होलसेल फार्मेसी, जिसमें कि कुछ चीज़ें आपको रिलैक्स हो जाती हैं। और अभी तक क्या था, 2014-15 तक जो 12 पास जो लोग होते थे उनको एक्सपीरियंस के बेस पे होलसेल का लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन कुछ नए रूल्स बने जिसमें हम लोगों ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। हमने अवॉइड करवाया, हमने बॉयकॉट करवाया 10+2 के बेस पे रजिस्ट्रेशंस को। अब एक्सपीरियंस के बेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होते, क्योंकि होलसेल की जो मार्केट है बेशक उसमें टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, बट सपोज कोई 10+2 का बंदा है, उसको पता नहीं कि भाई ये जो कोविड की वैक्सीन है या जो और वैक्सीन है उनको कहाँ स्टोर करना है, उसके पास तो एक ही दुकान है, उसको डीप फ्रीजर की जरूरत होगी। तो उन लोगों को वो चीज़ें, वो जानकारियाँ नहीं होती होलसेल वालों को। दे आर और बिजनेस ओरिएंटेड, उनको बस बिजनेस रहता दिमाग में, पैसा पैसा और पैसा। लेकिन बीइंग फार्मेसी ग्रेजुएट्स, बीइंग फार्मेसी
प्रोफेशनल्स हम लोगों को पता है कि वैक्सीन कहाँ स्टोर करनी है, एंटीबायोटिक्स कहाँ स्टोर करनी है, और जो डिफरेंट सेगमेंट्स है मेडिसिन के उनको वो कहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। होलसेल के बाद हम सर्जिकल आइटम्स की शॉप अलग से खोल सकते हैं, और हम एक लाइसेंस स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं सर्जिकल्स का भी, जो कि हमारी जो रिटेल फार्मेसी होती है उसके साथ या होलसेल फार्मेसी होगी उसके साथ भी हम लोग चला सकते हैं। लाइसेंस सबके अलग होते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी एक नया कंसेप्ट मार्केट में आ गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी हम लोग खोल देते हैं। पहले आपने सुना होगा टाटा 1mg शुरुआत में आए थे 1mg के नाम से, पता है आप लोगों को 1mg? 1mg का मतलब क्या है? mg का मतलब क्या है? मिलीग्राम। कितने लोग कहते हैं मिलीग्राम? मोस्टली सभी मिलीग्राम सोचते हैं, लेकिन मैं भी यही सोचता था, लेकिन आई हैव अटेंडेड कॉन्फ्रेंस जहाँ पे जो 1mg के ओनर थे डॉक्टर अरोरा करके हैं, वो आए, उन्होंने बताया 1mg का मतलब वन, उनका जो ऑफिस का एड्रेस है वो 1mg का मतलब महात्मा गांधी रोड, दिल्ली में उनका ऑफिस जहाँ पे है वो वहाँ से लिया गया है। नाउ 1mg इज परचेज बाय टाटा, नाउ इट बिकम टाटा 1mg। तो शुरुआत में वो लोग फील्ड में आए और धीरे धीरे करके कोविड में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया। घर बैठे हम दवाई मंगा रहे थे, दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि भाई यार ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, तो लोग उसमें चले गए। फार्मेसी आ गया, आपका अपोलो भी कूद पड़ा। अभी अपोलो हॉस्पिटल चला रहे थे, अब वो रिटेल फार्मेसी के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस में भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने एकदम से आए और एकदम से चल पड़ा, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेटेजीज रहती हैं, उसके लिए मार्केट का सर्वे चलता है कि भाई हमें क्या देखना है, कौन सा हमारा जो फोरकास्ट होगा, कौन सी हमारी जो टारगेट मार्केट होगी, वहाँ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कंसल्टेंसी दे पाओगे, ठीक है। कंसल्टेंसी इन द सेंस आप कैसे फार्मेसी खुलवा सकते हो। मैं आपको बताऊं, नोएडा में कुछ लोग अगर नोएडा के होंगे तो नोएडा में सेक्टर 29 में ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक फार्मेसी है। तो उसके जो मालिक है, ओनर है, उनको एक्सपीरियंस के बेस पे लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। डॉक्टर अनूप खन्ना नाम है उनका। वो डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के हेड भी हैं, और वो खुद बीए पास है। वो खुद बीए पास है, लेकिन वो कंसल्टेंसी देते हैं कि हाउ टू ओपन अ रिटेल शॉप। तो आप देख सकते हो कि हम लोग पढ़ते तो सारी चीजें हैं, लेकिन हमें हेल्प किसके लिए नहीं पड़ रही है? एक बीए पास इंसान की, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पहले एक बार एनालाइज करें कि कहाँ हम अपने आप को सेट पे ढा सकते हैं। फिर 6 जो ऑप्शन है वो है हेल्थ केयर ऐप डेवलपमेंट। यहाँ पे क्योंकि ऐप का मतलब क्या होता है ये आपसे रिलेवेंट नहीं है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंजीनियर्स को बताना है कि भाई ऐप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐप की रीच क्या होनी चाहिए। आप देखते हो गेमिंग ऐप दुनिया भर के आ रहे हैं आज, आप कोई भी वीडियो देखते हो जो आपके इंटरेस्ट के, वहाँ पे बीच में ऐप का इंट्रोडक्शन जरूर देते हो कि ड्रीम 11 हुआ, जैसे क्रिकेट अगर देख रहे हो तो ड्रीम 11 की ऐड आती है। तो ऐप डेवलपमेंट जो है वो आपका काम नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको आप एक्चुअलाइज कर सकते हो कि कैसे हम फार्मेसी या फार्मेसी की ऐप बना लें, जिसमें क्लिक करके अपनी दवाइयाँ डायरेक्टली, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी बुद्धि है, उससे वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि भाई आप क्या चाहते हो। आप किसी दवाई के साथ कोई टेस्ट फ्री देना चाहते हो, अभी तक तो ऐसे टेस्ट अलग होते हैं और दवाइयाँ अलग खरीदी जाती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने सपोज किसी ने ऑर्डर किया हिमेटेनिक्स किसके लिए देते हैं हम लोग? हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है। तो आजकल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। सपोज किसी ने हिमेटेनिक्स खरीदा तो इनडायरेक्टली उस बंदे की इंफॉर्मेशन सारी कंपनियों के पास चली जाती है कि ये बंदा अनीमिक है, इसको हिमेटेनिक्स की जरूरत है। तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी उसको हिमेटेनिक्स या जो आयरन सप्लीमेंट है उसकी एडवर्टीजमेंट दे। उस आदमी को ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग के ऑफर दे सकते हैं कि भाई आप अगर हमसे दवा खरीदेंगे तो हम आपका हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जांच के देंगे। तो अगली बार क्या होगा, जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या सोचोगे, यार आयरन तो ले रहे हैं, हमें पता भी चल जाएगा कितना ग्लूकोज है, इस वाली ऐप से जो है हम लोग सामान खरीदें, ठीक है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं कि जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी वाइल परफॉर्मिंग या वाइल गोइंग फॉर अ स्टार्टअप। क्योंकि दुकान खोल के बैठना बहुत आसान है, सब बैठ सकते हैं आराम से, कोई बड़ा काम नहीं है, पैसा खर्च करो, दुकान
अच्छे से सजाओ वजाओ और माल ले लो आराम से, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दुकान सक्सेसफुल हो उसके लिए आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। और ब्रेन कैसे यूज करना पड़ेगा? सपोज सिंपल सा एक एग्जांपल दूं मैं, आपके पास कोई डायबिटीज की दवाई लेने आया, आप रिटेल फार्मेसी में बैठे हो, डायबिटीज की दवाई लेने आया, वो आदमी आपके पास दोबारा आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? है ना, एक तो सबसे बड़ी चीज है आपको पोलाइटनेस रखनी है अपने अंदर कि हम पोलाइट हों, हमारे पास नॉलेज हो, हम पेशेंट को बताएं कि डायबिटीज की जो दवाई है ना ये आप ऐसे ऐसे ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक रसगुल्ला खा ली उससे पहले एक दवाई ले लेंगे कि वो नॉर्मलाइज रहेगी। तो कुछ अगर हम हमारे पास नॉलेज है तो हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर एक अच्छा हेल्दी ब्लड शुगर आपको रखना है। इसके अलावा अगर वो बंदा दोबारा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कोई आइडिया दे सकते हैं आप लोगों में से? कोई पेशेंट शुगर की दवाई लेने आया है आपके पास, आपको पता है कि ये पेशेंट 2000 रुपये की दवाई लेके गया, दोबारा मेरे पास आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट तो सभी देते हैं। हाँ, उसका ब्लड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप करो, क्योंकि कितना 10-15 रुपए का खर्च होता है। और अगर आप होलसेल में खरीदते हो तो 5 रुपए की स्ट्रिप आती है जिससे ब्लड ग्लूकोज नापते हैं, मशीन आपके पास खुद की है। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ये नहीं कि भाई कोई ट्रेडिशनल वे ऑफ या ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ना बिजनेस का, उसको उससे हट के आप अगर काम करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और अदरवाइज जहाँ पे आपने दुकान खोली उसके पास 4-5 फार्मेसी पहले से आपके पास कोई क्यों आए उसके लिए आपको स्पेशल बनना पड़ेगा, आपको स्पेशल सर्विसेज देनी पड़ेगी, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट पेशेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले एक नई चीज जो इनोवेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम क्या स्पेशल कर सकते हैं। एक नया कंसेप्ट चल रहा है मार्केट में न्यूट्रास्यूटिकल का। ठीक है, जानते हैं आप लोग न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? कोई जानता है आप लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स? हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा आजकल कॉस्मेटिक्स में भी एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोई दवा जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती हो। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब आप अगर बूढ़े हो रहे हो तो आपकी एजिंग को वो सप्रेस कर दे, रोक दे। ठीक, कुछ पल के लिए, जब तक आप सप्लीमेंट लोगे तब तक आपकी एजिंग जो है रुक जाएगी। तो ये नए जो कंसेप्ट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का हो गया, मसल पाउडर, मसल बनाने वाले पाउडर जो हैं ये सब न्यूट्रास्यूटिकल में आते हैं। ठीक है, जो लोग जिम जाते होंगे उन लोगों को 5-6 हज़ार का डब्बा थमा देते काले कलर का, कहते हैं प्रोटीन पाउडर है ना, वे प्रोटीन कहते हैं, सोया प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन क्यों नहीं खाते आप? ठीक है, वो बिजनेस में अगर हम बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल में बिजनेस बहुत 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 ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है, ना तो किसी की परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी, आपको फूड का लाइसेंस लेना है। 150-200 रुपए में फूड का लाइसेंस मिलता है और आप अपना हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, अपने नाम से कर सकते हो, कॉलेज के नाम से, ईशान न्यूट्रास्यूटिकल्स। आपको कुछ नहीं करना, आप सोया पाउडर लो, उसको रिफाइन करो, छिलका उतरवाओ, पिसवाओ उसको, थोड़ा बहुत और इंग्रेडिएंट उसमें डालो, उससे टेस्ट बिल्डअप हो, मिल्क पाउडर डालना है वो डाल दो और डब्बे में पैक करके, वो 5000 का जो डब्बा है ना वो आपके घर में 1500 का बन जाएगा। अगर आप बेस्ट बनाओगे तो 1500 में बन जाएगा। उसके ऊपर 500 रुपये आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दो और 500 रुपये आप कर दो मार्केटिंग के ऊपर खर्च, 2500 रुपये हो गए। अभी भी 2500 का मार्जिन है, समझे? तो बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि भाई हवा में कोई बताएगा तब भी हम सीखेंगे, बिजनेस आपके खुद के अंदर से आएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कोविड चला था, कोविड में क्या मास्क, घर घर में मास्क बन गए थे, कपड़े से दर्जी सिल के मास्क को बेच रहा था, सैनिटाइजर, अल्कोहल नहीं भी था तभी भी सैनिटाइजर बिच रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको नॉलेज है, तो आप उन्हीं सैनिटाइजर को अच्छे तरीके से बना के, एक इफेक्टिव वे में बना के अपने दाम पे बेच सकते हो। अभी तो हर आदमी सोचता है कि भाई अब कहीं मार्जिन नहीं रहा किसी फील्ड में। अभी आप शॉप के चले जाओ, फार्मेसी की शॉप पे चले जाओ, मुझे भैया मैं ये काम कर लूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने देखा आप बहुत कमाते हो। अरे यार कोई फायदा नहीं है,
यही होता है, सब लोग यही कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। फायदा वाकई में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप उस फील्ड में और कर जाओगे, उसके बगल में एक दुकान खोल लोगे, तो उसका फायदा जो भी था, सपोज 30-35% मार्जिन होता है, वो सब और कम हो जाएगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दोगे, आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने बोली है, दो चीजें आपके अंदर हमेशा से होनी चाहिए, एक शालीनता, विनम्रता, कि कैसे हमें लोगों को हैंडल करना। बेशक आपके पास सब कुछ है, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन राजा को रंग बनने में टाइम नहीं लगता। आपकी दुकान पे कोई भी आएगा, उसे पोलाइटली ट्रीट करो। पोलाइटली ट्रीट करने के साथ साथ उसको अपनी नॉलेज का प्रदर्शन उसके सामने करो कि भाई मुझे ये नॉलेज है। उसको टेस्ट करके दिखा दोगे, आप बताओगे भाई आप अपना HbA1c और करा लो ना, हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन 3 महीने का जो पिछला ग्लूकोज है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि अगला आदमी सोचेगा भाई इसको तो नॉलेज है, इसी से दवा लेंगे अपना। ठीक है, बिजनेस एक अलग जगह है। बेशक आप अगली बार के लिए उसको थोड़ा सा महंगा दे दो, लेकिन हर चीज पैसे से ही नहीं होती, कुछ आपके चरित्र से भी बिजनेस आता है। आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल एकदम किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन आपने बनिए देखे होंगे, बनिए की दुकान होगी, बनिए हमेशा पोलाइट होते हैं, बिकॉज उनकी क्लास, उनकी जीन्स में घुस चुकी है पोलाइटनेस। वो हजारों सालों से जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कितना भी उसको आप कुछ कह दो, आप उसको कुछ भी कह दो, वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार फिर आपकी तरफ ताकेगा, वो मेरे पास आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट पोलाइटनेस अलोंग विद द ब्रेन, इंटेलेक्चुअल, कुछ इनोवेशन आपको करनी होगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल, हम लोग कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं। सिंपल सा कॉस्मेटिक्स में आपको बता दूं, अभी तक आपने देखा होगा गर्ल्स हमेशा देखो आप टोटन वगैरह लगाते हैं, है ना, आप हेयर कलर लगाते हैं। ममाज अर्थ का नाम सुना होगा आपने? यस सर। ममाज अर्थ जो है 5-6 साल पहले एक छोटी सी कंपनी थी, मुश्किल से 10 लाख का उसका टर्नओवर होगा, और वो लोग है ना अपना खुद का बिजनेस एक अलग तरीके से करते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट जेन्युइन होते थे। अब क्या है, उनका बिजनेस इतना बढ़ गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो सबके लिए प्रोडक्ट बना सके। अब उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली, अब वो लोग दूसरे से बनवाते हैं और अपना लेबल लगा के मार्केट में बेचते हैं। अब क्वालिटी की कोई गुंजाइश शायद ना हो, क्योंकि जब छोटे स्तर पे काम होता है, जस्ट लाइक पतंजलि, जब पतंजलि दिव्य फार्मेसी के नाम से चलता था, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे उन्होंने पतंजलि के वो एकदम ह्यूज ब्रांड बना दिया, अभी आप देखोगे उनके ऊपर केस वगैरह भी हो गए। तो क्वालिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाता है और मल्टीपल स्टेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट की सेल आप कर सकते हो अलग से लाइसेंस लेके, जो आपके ब्लड शुगर मॉनिटर होते हैं, हालांकि सर्जिकल्स में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन ये जो मेडिकल सेल्स का लाइसेंस है और थोड़ा सा ब्रॉडन व्यू आपको दे देता है। इसमें आपके जो टेस्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग स्ट्रिप होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ अलग करने की गुंजाइश है। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर तो नहीं बनोगे, लेकिन यू कैन स्टार्ट योर कैरियर और यू कैन लर्न हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल रिसर्च। वहाँ पे आपका काम सिर्फ ये होता है कि आप जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनालाइज करते हो, लेकिन अगर आपको उसके अंदर और घुसना है तो आपको बी फार्म और एम फार्म भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो सिर्फ डी फार्मा से और बी फार्मा से रिलेवेंट हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोरलेस बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उनमें मेन जो चीज़ें हैं वो सब में कॉमन है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मार्केट का ओवरव्यू। जैसे मैंने बोला आपसे, आपकी शॉप है, सामने हॉस्पिटल है, 3 फार्मेसी ऑलरेडी खुली हुई है, हॉस्पिटल के अंदर एक चौथी फार्मेसी है। ठीक है, अब आपको ओवरव्यू का मतलब है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। सपोज अगर आप फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं तो क्या उसकी डिमांड है भी वहाँ या नहीं,
आपको मार्केट में घूमना है, आपको देखना है कि हॉस्पिटल से कौन कौन सी दवाइयों के पर्चे आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर उन दुकानों से लेना पसंद नहीं करता, कहीं और से खरीदता है, वो चीज़ क्या है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो वो 3 दुकानें या हॉस्पिटल नहीं बेच पाता, तो आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि मार्केट को क्या चाहिए। क्योंकि बाजार में कोई लोग कब जाते हैं, सबके अड़ोस पड़ोस में दुकानें होती हैं। हम बाजार कब जाते हैं, जब वो दुकानों पे सामान नहीं मिलता तब हम बाजार जाते हैं। ये एक्सपेक्ट होती है कि भाई वहाँ तो वो चीज़ मिल ही जाएगी, बाजार में एक पे नहीं मिलेगी दूसरे पे नहीं मिल जाएगी, दूसरे पे नहीं मिलेगी तीसरे पे मिल जाएगी। तो हमारा जो मेन मकसद, सबसे बड़ा मकसद, सबसे पहला मकसद होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, उस मार्केट का सीन क्या है, समझ रहे हो। हॉस्पिटल में कौन कौन से पेशेंट जो अप्रोच करते हैं, बड़े हाई क्लास के पेशेंट हैं या लो क्लास के ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं, हमें उस मार्केट को एनालाइज करना है। जब मार्केट एनालाइज हो जाएगी तब आप देखोगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बहुत आसान है, उसके 3 दुकानें बगल में एक और दुकान खरीद लो, खरीद के लो, किराए पे ले लो, 10-20 हज़ार रुपये किराया होगा, सारा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वगैरह जो होगी वो सब पूरी करके 1-1.5 लाख रुपए उसमें खर्च होगा। सेटअप में 2-3 लाख रुपए की दवाइयाँ भरो, आप ऐसे बैठ जाओगे वहाँ जाके जैसे वो 3 बैठ रहे हैं। अगर आपने सर्वे नहीं किया, आपने मार्केट का ओवरव्यू लेना है कि डिमांड किस चीज़ की है, मार्केट में कमी किस चीज़ की है, ठीक है। फिर बिजनेस फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट का मतलब है कि आपको होलसेल करना है, आपको रिटेल करना है, आपको ब्रांड रखने हैं या जेनरिक मेडिसिन रखनी है, ठीक है। ब्रांड रखोगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और अगर जेनरिक रखोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, मार्जिन ज़्यादा होगा। ब्रांड में मार्जिन कम होता है लेकिन चांसेस ब्रांड में चलने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब मेरे को विक्स खरीदनी है, इन तीनों की दुकान पे विक्स नहीं मिली, चौथी दुकान पे मुझे विक्स मिली, मैं वहाँ से विक्स वेपर लेके चला जाऊँगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कोई विक्स की जगह सी विक्स नाम से कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, बैठे हुए हो, आधे रेट पे दे रहे हो, विक्स के आधे रेट पे दे रहे हो, लेकिन जो बंदा घर से विक्स लेने आया है वो विक्स ही लेके जाएगा कि उसकी मम्मी मार के भगा दे क्या ले आया, ठीक है। तो मार्केट को एनालाइज करो कि कौन से पेशेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र का है, तो हो सकता है एक बार को मान लेके चलो वो विक्स जैसी तो है, महक तो आ रही है इसमें भी, ठीक है। तो बिजनेस फॉर्मेट आप डिसाइड करिए किस तरह का बिजनेस आपको करना है, किस पैटर्न पे करना है। देन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो रिटेल में जिनके पास शॉप है या नोरो या सब जानते होंगे, फॉर्म नंबर 19 होता है जिसको फिल करते हैं, जिसके थ्रू अप्लाई करते हैं। फिर फॉर्म 20 पे आपको अप्रूवल मिलता है, 21, 21A, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आपको सर्जिकल के लिए, शेड्यूल जेड की ड्रग के लिए, शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए, अलग अलग ड्रग के लिए आपको लाइसेंस अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको सर्जिकल से बेचना है उसके लिए अलग लाइसेंस होता है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट, हर सेगमेंट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आपको मेडिकल डिवाइस बेचनी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर, शुगर मॉनिटर या और जो हेल्थ अवेयरनेस वाले पैचेस बेचने हैं आपको, और कुछ एडवांस मेडिकल डिवाइसेस में जो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं उनके लिए अलग से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लाइसेंसिंग होगी, आपने लाइसेंस भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेस रिक्वायर्ड। आपने सब कुछ सोच लिया कि लाइसेंस भी करवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब आपके पास पॉकेट में कितना है ये देखिए, है ना। पॉकेट में अगर आप पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तो आप बढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब आपके पास सारा कुछ है, नॉलेज है आपके पास, टैलेंट है आपके पास, आपने मार्केट सर्वे कर लिया। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है कि मेरे पास पैसा कितना है। हालांकि हम सबसे पहले वही कंसिडर करते हैं, है ना। हम सबसे पहले वही कंसिडर करते हैं कि पैसा है भी या नहीं, देखो तो यार पैसा होगा तब आगे बढ़े। लेकिन मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। अगर जैसे मैडम ने कहा है राइट नाउ जो गवर्नमेंट है दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द बेनिफिट्स। आपको बैंक का लोन मिल सकता है, आपको जो आपने देखा होगा एक सस्ती दवाइयों का आयुष क्या कहते हैं उन दुकानों को, जन औषधि केंद्र होते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें तो गवर्नमेंट आपको सैलरी भी दे रही है, इन्वेस्टमेंट भी करना है उसमें। तो ये जो आपकी पॉकेट है ये भी डिसाइड करेगी कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, करना है तो किस तरह का करना है, ठीक है। जन औषधि केंद्र में आपको सैलरी मिलती है, बाकायदा सैलरी मिलती है और आप मार्जिन भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोडक्ट हम
ब्लैक में बेचते भी हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। आप समाज सेवा कर रहे हो, आपका नॉलेज है सब कुछ है, लेकिन खर्चे नहीं निकाल पा रहे तो शायद वो नंटी को अगली बार ब्लड ग्लूकोज के लिए आप बुलाना पाओ। ठीक है, तो आपको वो भी चीज मैनेज करनी होगी। फिर है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में जो चीजें आती है वो है कि आपकी फार्मेसी आप जो खोलने वाले या जो रिटेल फार्मेसी आप खोल रहे हो उसको ऑपरेट कैसे करोगे। आप एक लड़का रखोगे कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए या खुद से करोगे। आप दवा निकालने के लिए किसी को रखोगे या नहीं रखोगे। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसको ऑपरेट करोगे, उन चीज़ों को आपको कंसिडरेशन में लाना चाहिए। अगर आप किसी को लड़का रख रहे हो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए या सामान निकालने के लिए रख रहे हो, क्योंकि एक टाइम में एक काम कर पाएगा आदमी, है ना। अगर आपकी मार्केट में भीड़ भड़का वाली दुकान है, मार्केट में भीड़ अच्छी, तो उस समय पे क्या तो बिलिंग कर सकते हो या फिर माल या सामान निकाल के मेडिसिन निकाल के दे सकते हो। और ये भी आपको इंश्योर करना है कि मेडिसिन निकाल के दे रहे हो वो मेडिसिन जेन्युइन हो और प्रिस्क्रिप्शन वाली हो। पता चला लिखा था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दे दिया उसको अमोक्सिसिलिन। ठीक है, उसको ये नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो जो ऑपरेशनल प्लान है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका जो बिजनेस का जो पैटर्न होगा उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आप लड़का नहीं रखोगे, सारे काम खुद से करोगे, तो आपको लिमिटेड इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अगर आप बंदा भी रखोगे तो उसकी सैलरी निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेशनल प्लान आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा 6 है इन्वेंट्री एंड सप्लाई। आपने सारी चीजें कर ली। अब आपको देखना है कि कहां से माल लेके आना। सपोज अगर आपको ब्रांड खरीदने हैं तो ब्रांड जहां से खरीदोगे, ऐसा तो नहीं कि कंपनी हर किसी को अलाउ कर दे। कंपनी जो रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट होते हैं उन्हीं के पास अपना ब्रांड का जो माल है उसको रख के जाते हैं। आपको उन्हीं स्टॉकिस्ट के पास से वो चीजें लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे विक्स वेपर की बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ये प्रोडक्ट उन्होंने एक सपोज फार्मेसी एक्स या जो कोई फर्म है एक्स फर्म को उन्होंने लाइसेंस दिया है कि आप भी हमारी विक्स वेपर इस जो आपका शहर है ग्रेटर नोएडा के अंदर बेच सकते हो, तो सिर्फ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो जो आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, उस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, उन सप्लाईज को प्रॉपर रखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। भाई आपको उनसे जाके मिलना पड़ेगा कि देखो जी मेरे को 100 पीस हर हफ्ते की डिमांड है मेरी, और मेरे को आप ये कैसे कैसे सप्लाई करेंगे आप बता दीजिए। आप क्रेडिट पे देंगे या आप एडवांस लेंगे या आपको इतना % पैसा चाहिए। तो वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक शायद आप बिजनेस में पीसफुल नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा यार ये माल तो खत्म हो गया और पैसा गया नहीं उसके पास, अब मैं दूसरा माल कैसे मंगाऊं। तो हमें अपनी सप्लाईज को प्रॉपर फ्लो में रखना है, अपनी इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली बना के रखना है। उसके लिए हमें लोगों से कांटेक्ट रखना पड़ेगा कि जहां से आपका माल आ रहा है वहां से कांटेक्ट आपके हैं या नहीं। सपोज ऐसा तो नहीं 2 लाख का क्रेडिट आपने उससे ले रखा है, फिर आप कह रहे हो माल दे दो, इधर डिमांड बढ़ रही है, आप तो पैसा नहीं पहुंचा रहे। तो आपको वो चीज सेंस में रखनी पड़ेगी कि सप्लाई कैसे रखनी है, क्रेडिट पे करना है। ऐसा भी कर सकते हैं आप उसको पहले से कुछ एडवांस जमा कर दें, जिससे कि उसके बाद एक सिक्योरिटी रूप में पैसा जमा हो, और 2 महीने के बाद ही 2 लाख का अगर क्रेडिट है तो फिर उसके बाद भी वो आपको माल दे दे आपकी गुडविल देख के। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई पैसा कितना रखना है, कितना रिजर्व में रखना है, कितना बैंक में रखना है, कितनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, कितना किसको एडवांस देना है, कितना किसी के पास क्रेडिट पर रखना है, वो सब हमें पहले सोचना होगा। इसके अलावा चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। सपोज आपने सारी दुकान सब बना ली, सेटअप पूरा है, दुकान चल भी रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए। हमने 10 लाख रुपए का माल भरा हुआ है, हमारी डेली की सेल जो है 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, क्योंकि अगर 10 लाख का आपके पास माल है, कम से कम आपको 50,000 की सेल होनी है। 50,000 की सेल डेली होगी, तभी आप वो 10 लाख का माल जो है उसको सर्कुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है क्योंकि 10 लाख का माल जल्दी से खराब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हालांकि खराब हुआ माल कंपनी वापस ले लेती है, रिप्लेस कर देती है, लेकिन कुछ रिडक्शंस होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो पूरी भी रहे और वो सर्कुलेशन में भी आती रहे।
आपने पढ़े होंगे EOQ एनालिसिस वगैरह पढ़े होंगे, जो कम्युनिटी इसमें फार्मेसी में समझा, कौन सा सब्जेक्ट, कम्युनिटी फार्मेसी। तो उसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं, BED एनालिसिस होता है कि कौन कौन सी दवाएं आपको रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है, कौन कौन सी डिजायरेबल है, कौन कौन सी बहुत ज़रूरी है। सपोज पैरासीटामोल तो बहुत ज़रूरी है ही है, वो तो रखनी होगी, वो एसेंशियल में आ गया। कुछ चीज़ें हैं एंटीबायोटिक्स हैं, वो आप एक ना दूसरी एंटीबायोटिक रख लो। तो ये चीज़ें आप डिसाइड करोगे कब, जब आप उसको यहाँ पढ़ोगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ना है, 2 साल का तो कोर्स है, कैसे ना कैसे जुगाड़ हो ही जाएगा, दुकान खुली जाएगी। दुकान खोलना इज नॉट अ बिग डील, दुकान को चलाए रखना बड़ी बात है, ठीक है। और चलाए रखना विद प्रॉफिट, वो और भी बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपके पास सब कुछ है। हमने देखा ना यहाँ पे चैलेंजेस आए थे, दुकान नहीं चल रही, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर दुकान नहीं चली तो हमें क्या करना है, कम चली तो क्या करना है। सपोज आपको मार्केटिंग की जरूरत है, आपको डिस्काउंट का बढ़ाना है, डिस्काउंट लेवल बढ़ाना है। अगर डिस्काउंट लेवल बढ़ा दोगे तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे होगी, खर्चे कैसे निकलेंगे, छोटों की सैलरी कहाँ से निकलेगी। उन चीजों को भी आप सॉल्यूशन में रखेंगे कि भाई मैनेज कहाँ से होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो तब आएंगी जब आपको लगेगा कि बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं, खर्चा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, घर का खर्चा भी निकल रहा है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आपको खर्चे ही चल रहे हैं बस और कहने को बिजनेस चल रहा है। बिजनेसमैन ऐसा होता है कि उसके पास हमेशा रिजर्व में कुछ रहता है, तभी तो कहता है नौकरी से ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि उसके पास एक रिजर्व अमाउंट रहता है जिसको कि वो, हालांकि वो उसका खुद का नहीं है, वो मार्केट का पैसा है, लेकिन उसके पास है, मार्केट का ट्रस्ट उसके पास है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, मार्केट को प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है नहीं करनी, लगाते हैं बैनर लगा दे, पेशेंट तो आते हैं मेरे पास, लेकिन उनको मेरी दुकान तीसरे नंबर चौथे नंबर पे दिखती नहीं है उनको। तो आप वहाँ पे होर्डिंग लगाओगे, बैनर लगाओगे, उसकी कॉस्टिंग निकल पा रही है नहीं निकल पा रही है, ये भी देखना है आपको। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर से वो कर लेते हैं पैचअप कि आप जो है मेरी दुकान पे भेजोगे ना तो मैं आपको इतना मार्जिन दूंगा, है ना। तो डॉक्टर को कुछ अमाउंट देते हैं, डॉक्टर वही दवाई लिखता है जो और तीनों पे नहीं मिलेगी, चौथे पे मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है ना, बस उसी पे मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी दवाई केवल उन्हीं की शॉप पे मिलेगी जो उनके बगल में है, आगे से डॉक्टर से लोगे तो नहीं मिलेगी। और लिखते भी ऐसी राइटिंग में, वो अपोलो पे भी नहीं मिलेगी, 1mg पे भी नहीं मिलेगी, फार्मेसी पे भी नहीं मिलेगी, उल्टा सीधा लिख देते हैं। मैंने सफर किया है, परसों तरसों उसने कैल कुछ करके लिखा हुआ था, किसी की समझ में ही नहीं आया, ना 1mg वालों का आया ना अपोलो वाले का आया। फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज राइट इट क्लियरली सो दैट फार्मासिस्ट कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। 2 दिन में रिप्लाई दिया उन्होंने, कैल्सी मैक्स। ऑर्डर तो रुका ना, पेशेंट को दवा नहीं मिली। तो सीधी सी बात है, बिजनेस करने के, अगर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो तो उसके लिए जो मेन चीजें हैं विनम्रता और इंटेलिजेंस। आपके पास अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है ना तो शायद आप एक नॉर्मल दुकानदार ही बन के रह जाओगे, ठीक है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ है, जैसे आंटी जान, आंटी नमस्ते, ये विनम्रता है, ये विनम्रता। चाहे वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन वो घर जाके कहेंगे अरे मेरी दवा, अरे उससे लिए वो अच्छा लगता है ना, वो लड़की अच्छी उसको नॉलेज देती है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, योर पोलाइटनेस, योर कैरेक्टर और ब्रेन। कम पैसा लगा के भी ज्यादा पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है। तो ये रिटेल का था। बाकी यही चीजों, अगर बिजनेस की बात करें तो आपको यही चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल, ठीक है। होलसेल में क्या होता है, आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन टेक्निकल रिक्वायरमेंट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वैक्सीन आई और आपने वो फ्रिज में स्टोर करें, रेफ्रिजरेटर में स्टोर की हुई है, जो खराब है, गैस नहीं भरवाई उसमें आपने। इट हैज टू बी स्टोर्ड इन कोल्ड टेम्परेचर, जो आपका कोल्ड फ्रीजर होगा या जो भी उसकी स्टोरिंग रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ में आपको उसको स्टोर रखना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा एम्बर कलर बॉटल में दवाइयाँ स्टोर की जाती है, क्यों?
इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, जिससे कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो खराब ना हो। लेकिन आपके पास जगह नहीं है, होलसेल का काम कर रहे हो, स्टॉक अरे बाहर डालने कोई दिक्कत नहीं, धूप में पड़ी हुई है दवाई आपकी, उसको कहा है कि हालांकि उसको इतना असर नहीं हो रहा, लेकिन इट हैज टू बी स्टोर्ड इन शेड, इसीलिए उसको काले डब्बे में या काली बोतल में रखा गया था। अगर आपने डायरेक्ट उसको एक्सपोज कर दिया 4 दिन 6 दिन महीने भर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 2 महीने की बात होगी ना, तो जो मेडिकमेंट है वो डिग्रेड होना चालू हो जाएगा या वो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा उसका। ठीक है, तो ये कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगी कि कैसे स्टोर करना दवाओं को, कैसे उन्हें प्रोसेस करना है, पुराना माल कैसे निकालना, नया माल कैसे एंट्री करनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। होलसेल में नो डाउट मोटा पैसा लगता है। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में होलसेल का काम करना है। इसमें 2 तरह का होलसेल होता है, एक ब्रांड और एक जेनरिक। जेनरिक में पैसा कम है लेकिन मार्जिन ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको जो लालच देना पड़ेगा, डॉक्टर्स को खरीदना पड़ेगा, डॉक्टर्स को बोलना पड़ेगा, हॉस्पिटल से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। आपने देखा वो हॉस्पिटल में आईवी चढ़ता है ना, वो 12-14 रुपए की सलाइन आता है, नॉर्मल सलाइन, और आपका जब बिल बनता है ना उसमें लगाते हैं 256 रुपए। आईवी सेट का अलग से 30 रुपए की आईवी सेट आता है, उसका अलग से 250-300 रुपए लगाते है ना। एक बोतल चढ़ाने का आपसे 1000 रुपए वो लोग ले लेते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, आप खुद भी कर सकते हो काम। इसके अलावा मोर और लेस बिजनेस के लिए सारी स्ट्रेटेजीज वही हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको मार्केट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखोगे, आपने मेरे पास डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप या ये लैपटॉप, इसमें मैं अगर अपोलो की वेबसाइट खोल के सर्च करूँ कि मुझे ये दवा चाहिए, या कोई भी वेबसाइट गूगल पे डालूँ मुझे ऑगमेंटिन लेनी है, ठीक है, ऑगमेंटिन लेनी है, उस सिस्टम के अंदर आपका जीमेल भी खुला है, आपका फेसबुक भी, ट्विटर भी। आप देखोगे कि एक दिन बाद आपको आपके फेसबुक पे ऑगमेंटिन की ऐड आने लगेगी, है ना। फार्मेसी से आप दवा खरीदो, ऑगमेंटिन आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। दवा घर से या दवा खाना जो नई दवा इंडिया फार्मेसी वहाँ से खरीदो, आपको एक फायदा मिलेगा। तो आपका सारा डाटा बेचा जाता है, मार्केट में बेचा जा रहा है सारा डाटा आपका, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बेचा जाता है। आप कुछ भी आप इसमें सर्च करने लगोगे, सपोज मुझे टॉप चाहिए, पिंक कलर का चाहिए, तो जब तक आप टॉप खरीद नहीं लोगे ना, तब तक आपको मिंत्रा, मीशो, दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आपके फेसबुक पे आते रहेंगे। उनको कैसे पता चला? उनको पता चला आपके उस सिस्टम से, उस फोन से जिस पे आपने रिक्वायरमेंट को पोस्ट किया था। तो आपका सारा डाटा बिकाऊ है, बेच दिया जाता है, आपकी कंसेंट लिए बिना बेच दिया जाता है। तो बिजनेस तो इतना स्ट्रांग है इस वक्त, बिजनेस स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग है, अगर आप उनको कर पा रहे हो, अगर आप उन चीज़ों को देख पा रहे हो, ट्रेस कर पा रहे हो, आप 3 दुकानों की तरह बैठो, लेकिन आपका अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स अच्छी हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो ऐसी जगह डालोगे जहाँ पे सबको दिखे कि भाई ईशान फार्मेसी से खरीदोगे, ग्रेटर नोएडा में ईशान फार्मेसी, वहाँ से खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। घूम के डिस्काउंट वही होते हैं, सब बिजनेस वही पैटर्न पे करते हैं, लेकिन तरीका, ठीक है। ऑनलाइन फार्मेसी आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यू नीड मिनिमम 50 lakhs to 1 करोड़, जिसमें कि आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क चाहिएगा, बाइक चाहिए, बाइक ऑपरेट करने के लिए लड़के चाहिए, या फिर किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो कि सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे जोमेटो वगैरह हैं, ब्लिंकिट जोमेटो चलाता है, ठीक है, ब्लिंकिट जोमेटो कंपनी चलाती है, और ये भी थर्ड पर्सन को दे रखा है जो उनके ऑर्डर सर्व करते हैं। तो टाइम कहते हैं 1 घंटे में डिलीवरी, अगर आप 1 घंटे में डिलीवरी दे रहे हो तो कौन इंतजार करेगा 2 घंटे का? अपोलो 2 घंटे में दे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा करना होगा। फिर ये कुछ चीज़ें हैं, आप अच्छी वेबसाइट बनाओगे, अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो वेबसाइट यूजर फ्रेंडली बनाओ,
सर्च ना करना पड़े ज़्यादा। आप रिक्वायरमेंट एकदम से डालो, आप स्कैनर डाल सकते हो, AI इनेबल स्कैनर, जिसमें आप सिर्फ दवा को स्कैन करो, फोटो खींचो, वो दवा के जो नाम लिखे हुए चाहे किसी भी कैसे भी उल्टे सीधे लिखे हों, वो जो सर्विस है सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग हो कि वो मेरे को डॉक्टर ने 2 दिन बाद बताया, वो अपने आप स्कैन करके सॉफ्टवेयर जो है कंपनी के पास अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट कर दे कि इनको ये दवा चाहिए, ठीक है, और वो जल्दी से प्रोसेस हो जाए। जैसे मेरे में अपोलो फेल हो गया, मदन जी फेल हो गया, ना कोई दवा समझ में नहीं आ रही थी तीसरी वाली। अगर कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती जो AI इनेबल्ड होता, जो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता, और ऐसा होगा भविष्य में, ऐसा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको दवा का नाम बताएगा, आप उसको सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ऑनलाइन फार्मेसी में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बैन हुआ, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हुई हैं ऑनलाइन फार्मेसीज के ऊपर। आपने देखा कोविड में कोरेक्स घर तक पहुंच रही थी लोगों के, कोरेक्स घर तक पहुंची थी लोगों के ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू। तो इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आ गया है, जैसे कि आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन लगानी होगी, डॉक्टरी कंसेंट होगी, करंट प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने पहले आपको कहा था एल्पेक्स लेनी है और आप 3 महीने बाद भी एल्पेक्स की वही प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर दो, अपलोड कर दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी ध्यान में रखना होगा। कंसल्टेंसी मैंने बताया, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और ये एक्सपीरियंस से आएगी। आपको कौन से फॉर्म भरने हैं, दुकान खोलनी है तो रिटेल खोलनी है तो कौन से फॉर्म भरने हैं, होलसेल खोलनी है तो कौन से फॉर्म भरने हैं, सर्जिकल का लाइसेंस लेना है तो आपको कौन से फॉर्म भरने हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, इससे अलग न्यूट्रास्यूटिकल का जो बिजनेस है, मैंने जो बताया आपको, न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत स्कोप है आपको, है ना। आप उसके ऊपर कहीं मत लिखिए कोई प्रोडक्ट बनवाना है, आप उसको प्रोडक्ट बनाओ। अश्वगंधा बेचना है आपको, अश्वगंधा कोविड से पहले अश्वगंधा की जो कीमत थी ना होलसेल मार्केट में, वो 120 रुपये किलो, 70 से 120 रुपये किलो। आज अश्वगंधा की होलसेल मार्केट 450 से 600 रुपये किलो है, ठीक है। तो क्यों होगी? क्योंकि जो कोविड था उसमें चीजें पता करी लोगों ने, सब अपने घर बैठे डॉक्टर बन रहे थे। आयोरमेक्टिन कोई खाता नहीं था, खुजली मारने की दवाई है, कोविड में वो भी किए, ठीक है। तो चीजों को आप एनालाइज करो, डिमांड किस चीज की, पब्लिक को क्या चाहिए, है ना। अब जैसे न्यूट्रास्यूटिकल की मैं ऊपर बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग इनिशिएटिव लें। अगर आपके पास है 10-5 लाख का इन्वेस्टमेंट का, तो रादर देन गोइंग फॉर अ रिटेल शॉप जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप खुद के प्रोडक्ट बनवाओ, अपनी फर्म रजिस्टर कराओ, 5,000 रुपये में फर्म रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। वो लाइसेंस वगैरह बैंक अकाउंट वो अलग हो जाएंगे। अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराओ, प्रोडक्ट रजिस्टर कराने के बाद 500 रुपये पर प्रोडक्ट आपको लेगा रजिस्ट्रेशन का, ट्रेडिंग में भी हो जाएगा, CDSC में रजिस्टर करा लेगा कि आपने अपने नाम से, ईशान फार्मेसी के नाम से अश्वगंधा के टैबलेट बना दी या कैप्सूल बना दी, है ना। अभी तक आपने देखा था कि सपोज जैसे त्रिफला है, त्रिफला का चूर्ण आता है, कड़वा होता है, टैबलेट आती है वो भी थोड़ी थोड़ी कड़वाहट छोड़ दी जाती है। आप अपना दिमाग लगाओ कि क्यों ना हम त्रिफला में कुछ ऐसा मिला दें जो चटपटा हो, त्रिफला में कुछ ऐसा चटपटा डाल दें तो अगर सूखा भी लेंगे तो वो भी पेशेंट या जो भी यूजर है वो आसानी से ले। उसके ऊपर आप पेटेंट अप्लाई कर दो, लिख सकते हो पेटेंट अप्लाई। न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर हालांकि पेटेंट नहीं मिलते, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर पेटेंट नहीं मिलते until and unless you have proved its efficacy। जो एंटीऑक्सीडेंट की मैंने बात की थी, आपका आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, आप सिर्फ आंवले का पाउडर कैप्सूल में भर के बेच दो, उसके ऊपर लिखा है एंटीऑक्सीडेंट, ईशान एंटीऑक्सीडेंट्स, कोई नहीं पूछने वाला। अगर क्योंकि आपको पता है न्यूट्रास्यूटिकल है, आप क्लेम नहीं कर रहे हो कि भाई ये फलानी बीमारी को ठीक करेगा, फलानी को ठीक करेगा, नहीं। आपका मेन फोकस है बिजनेस। आप उसे अमेजन में बेचो, फ्लिपकार्ट में बेचो, दुनिया भर की ऑनलाइन वेबसाइट है, कोई मना नहीं करे। उसमें नाम लिख दो कि भाई त्रिफला, इट कंटेन्स त्रिफला या इट कंटेन्स जो भी आपका चूर्ण का नाम है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं अपने कैप्सूल्स बेच रहा हूँ, अश्वगंधा के कैप्सूल बेच रहा हूँ कि दे आर अश्वगंधा, इट इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर मैं उसमें लिखूंगा आयुर्वेदिक मेडिसिन, तब मुझे जो लाइसेंस मिलेगा उसमें टफ होगा वो लाइसेंस लेना, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगी मेरे ऊपर, क्योंकि आई एम क्लेमिंग इट टू बी अ मेडिसिन। वहीं अगर मैं इसको लूँगा इट इज़ अ फूड सप्लीमेंट, तो तुरंत पीछे जाएगा। आपने देखो गाँव में क्रैक्स मिलता है,
आजकल तो क्रैक्स वाले भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है ना। वो एक रुपए में वो बेचते हैं मक्के के कुछ पफ्स आते हैं। आजकल तो पॉपकॉर्न भी आ गया है, कुरकुरे वाले बेचते हैं उसमें मसाला वसाला ऐड करके। कंसेप्ट तो 1 रुपए का था, लेकिन उसमें चीजें ऐड करके उसको करोड़ों का बिजनेस बना दिया। तो ये चीजें आपके अंदर से खुद से आनी चाहिए। इनोवेशन होगा तो पूछ होगी, अगर इनोवेशन नहीं होगा तो शायद आपको कोई ना पूछे। न्यूट्रास्यूटिकल, क्योंकि एवर ग्रोइंग डिमांड, न्यूट्रास्यूटिकल वास्तव में होते क्या है, ये ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो आपको न्यूट्रिशनली हेल्प देते हैं, एडिशनल हेल्प देते हैं। ठीक है, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बिजनेस एंटीऑक्सीडेंट का ही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, आप डॉक्टर को बोलोगे, आप पेशेंट को बोलो कि ये आपको डायबिटीज में हेल्प करेगा, वो करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो चीज बिगड़ रही है शरीर में, खराब हो रही है, उसको वो ठीक करता है, उसको वो बिगड़ने से रोकता है। ठीक है, आजकल आपने कॉस्मेटिक्स में कैफीन डाल के देखा है, उस कैफीन का रोल शायद बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो, लेकिन दे क्लेम इट टू बी एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने से डिवाइस करके, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस का अगर मैं रूल बनाऊं या एक सूत्र, सीधा सा सूत्र है, पैसा तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको विनम्रता होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो शायद आपका कितना ही पैसा हो, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, तो शायद मेरी तरफ से इतना ही होना चाहिए आज के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग रेज कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई और उस बैंक अकाउंट वगैरह, करंट अकाउंट वगैरह खुलवाना, जीएसटी लेना, सिर्फ आपको जीएसटी लेना है, अभी तो प्रोप्राइटर बनना है। हाँ जी, जैसे आपने कहा था कि जो हमारी सर्जिकल है और अदर भी फिल्स है, तो क्या वो हम डी फार्मा की बात नहीं कर सकते? सर्जिकल में कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइसेंस तो लेना है। लाइसेंस सर्जिकल का हो, रिटेल का, होलसेल का हो, उसके लिए आजकल आज तक जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में या जो आपका फार्मेसी एक्ट है, उसमें जो योग्यता है वो है डी फार्म या बी फार्म या फार्म डी है। मिनिमम अर्हता यही है कि आपको डी फार्म होना चाहिए, बी फार्म होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए, मतलब डी या फार्म डी होना चाहिए, ये योग्यता। बाकी आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।